स्टूडेंट्स अपने ज्वाइन करेगा। सो लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रो कर रहे थे, तब तक उसमें किसी को कोई डाउट? Any doubt in the last lecture? Okay, so that's good. अभी दो पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोलाइटिस किए थे, देन वी हैव डन galvanic cells। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, दिस इज द लास्ट। एंड इसमें भी मतलब इसमें से भी न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस है। दिस इज द कंडक्टेंस ऑफ सेल्स, ठीक है। प्रोबेबली आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये जो ये वाला पोर्शन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपके पास क्वेश्चंस जो इसमें आएंगे बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि आपको फॉर्मूलाज बता दिए जाएंगे, कांसेप्ट बता दिया जाएगा। एंड आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या आएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, दीस आर द वैल्यूज एंड उसको सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर निकालना है। बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जो जिस चीज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया जाएगा, दैट इज यूनिट्स। कि किसी और पे क्वेश्चन के मैंने आंसर किसी और यूनिट्स में निकालना है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप जब इसके नोट्स बनाएं तो हर एक क्वांटिटी के आगे ये जरूर लिखिए अच्छे से कि इसको हमें किस में मेजर करना है और अगर कन्वर्जन करनी है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो उससे पहले क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी कन्वर्जन्स करने वाले हैं, मेनली इसमें आपको कन्वर्जन्स में ही है जो थोड़ा समझने वाला है। बाकी फॉर्मूलाज तो आप लोग मतलब क्रैकोमेसिस फॉर्मूलाज तो आप कर ही लोगे, उसके बाद आपको जस्ट उस पे वैल्यूज निकालनी है। तो देखो सबसे पहले कुछ यूनिट कन्वर्जन्स हम कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स की। क्या है, हम यूनिट कन्वर्जन किसकी, लेंथ की और वॉल्यूम की यूनिट कन्वर्जन्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर में निकालना हो सो दैट विल बी, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर 1 मीटर क्यूब में निकालना हो तो हम इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, सो वी विल हैव दिस वैल्यू। ओके, इट गोज लाइक दिस। और ये बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पे आती है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर हम कन्वर्ट कर लेते हैं, हम कहाँ पे स्टक होते हैं, जहां पे हमें लेंथ वाली यूनिट्स को, लेंथ मींस हमें सेंटीमीटर मीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करना होता है। इसमें इस यूनिट में प्रोबेबली इस पोर्शन में क्या होगा, आपको क्वेश्चंस में डेसीमीटर क्यूब गिवन होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं इस चीज पे, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब लीटर में चेंज करना नहीं आता और वहां से आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप यहां से यूनिट कन्वर्जन सीखोगे कि हम ऐसे करेंगे। अगर मेरे पास मुझे क्या करना है, लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए लिखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं, ठीक है। और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब रही बात डेसीमीटर क्यूब की, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो आपके पास कन्वर्जन आती है दैट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ डेसीमीटर क्यूब इनटू लीटर, ठीक है। क्या करना है आपको, डेसीमीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज करना है। ये कन्वर्जन है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में आपको मिलेगी। तो इस ये सारा डाटा आपके पास लिखा हुआ है। 1 मीटर में क्या है हमारे पास, 10 डेसीमीटर है, ठीक है। ये जितने भी आपके पास डाटा लिखा हो इसमें मुझे बताओ 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे। बताओ इस सब से मीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब, देखो कहां पे क्या आंसर आएगा इसका। मैम 1। एग्जैक्टली क्या होगा, 1। आपको कैसे निकालना, देखो एग्जाम में यूनिट्स में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीधा लीटर से डेसीमीटर क्यूब नहीं निकालना तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको क्या करना है, ये कन्वर्जन आई डोंट थिंक ये जो कन्वर्जन लिखी हुई है ये आपको नहीं पता होगी, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो आप क्या करोगे, इनसे इसको रिड्यूस कर लोगे। कैसे, देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब है,
अगर मैं इसका भी क्यूब कर दूं। सो कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, 1000 लीटर में 1000 डेसीमीटर क्यूब है, तो 1 लीटर में वी हैव 1 डेसीमीटर क्यूब। ओके, सो you can convert like this, okay? तो ऐसी बस यही बेसिक थी, कुछ ऐसा अलग सा नहीं है, बट हाँ इसमें क्वेश्चंस में यूनिट कन्वर्जन में आपको ट्रिक किया जाता है बहुत ज्यादा, तो उस पे ध्यान रखना, ठीक है? ये लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग्स आपको एक्चुअली मेरे फोन से रिकॉर्डिंग्स होती नहीं है बिकॉज वॉइस नहीं आती उस पे, तो रमन मैम आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? बिकॉज मेरे फोन में पता नहीं क्या इशू है, वो रिकॉर्ड नहीं होती है। चलो, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट, मतलब अपना ये जो पोर्शन है जहां से हमें क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, देखो, कंडक्टेंस ऑफ सेल्स। सेल्स हम पढ़ रहे हैं, पिछले हमने गैल्वेनिक सेल्स भी पढ़े, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स भी पढ़े, सेल्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ ये देख रहे थे कि ये सेल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, इसका गिब्स फ्री एनर्जी कितनी होगी, एंट्रोपी कितनी होगी, ये सारी चीजें। दैट वाज द थर्मोडायनामिकल एस्पेक्ट। बट अब क्या है, मेन जो आपके पास है कि आपने सेल बनाया। अब सेल में ऐसा तो है नहीं कि अगर 1000 वहां पे आइंस पड़े हुए तो 1000 के 1000 आइंस कुछ ना कुछ कंडक्टेंस करेंगे, मतलब देयर विल बी सम हिंड्रेंस। वही हिंड्रेंस हम यहाँ स्टडी करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको रिलेट करते हैं एक ऐसी चीज से जो हम बेसिक पढ़ चुके हैं, ठीक है? उससे रिलेट करके स्टडी करेंगे तो फॉर्मूला याद करना भी इजी रहेगा, और फिर उसमें क्या है कि नाम भी नहीं करना पड़ेगा आपको, जो चीज आती है उसकी उससे यू कैन इजीली डिड्यूस। तो अगर बात की जाए कंडक्टेंस की, ये हम पढ़ रहे हैं एक सेल में जो हमने बनाया, ठीक है? और अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो और आप कहाँ पे देखते हो, अगर आप अपने घर की बात करो तो कहाँ पे कंडक्टेंस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की? ऐसी कौन सी जगह जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, मतलब दैट इज फ्लोइंग, वो कहाँ पे फ्लो कर रही है? इलेक्ट्रिक सर्किट में। और सर्किट को अगर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना है तो किसके थ्रू कनेक्ट किया हुआ है? वायर्स के थ्रू। तो सेम आपको एक लोग, मतलब हम वायर्स के लिए स्टडी करेंगे उसको, देन वी विल डिड्यूस कि वो वायर और हमारा सेल कैसे सिमिलर है और इस रिजल्ट को वहां कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी ओम्स लॉ। ये बिल्कुल बेसिक सा लॉ है, हम लोअर क्लासेस में हम हमारे पास ये लॉ हमने पढ़ा हुआ है, अब एक बार इसको देखेंगे। दिस इज लॉ नोट फॉर, मतलब ये लॉ हमने जो स्टडी किया, तो पहले हम इसको उसी रिस्पेक्ट पे स्टडी करेंगे, देन वी विल सी कि हम इसको यहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो अगर एक वायर है, वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पता है कि इतने छोटे से एरिया में भी वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक साइड पे मूव, एक सेकंड वेट करना, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, अब एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने में वो कुछ हाइंड्रेस या फिर वी कैन से कुछ रुकावट प्रोवाइड करेंगे टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है? तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ अ करंट, मतलब एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कितनी ऑपोजिशन मिल रही है, कितना उसको ऐसे मतलब फोर्स मिल रहा है जो उसको पुश कर रहा है बैकवर्ड, उसको करंट को फ्लो होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर यहाँ वायर एंड कंडक्टर उस लाइक सिनोनिम्स ही है, तो सेम ही, ओके? तो क्या है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो जिसकी जितनी ज्यादा उसकी लेंथ है, एक हमारे पास ये वायर है और एक हमारे पास ये वायर है, इसकी लेंथ ज्यादा है तो नीचे वाला जो हमारे पास वायर है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है? सो दिस इज वन केस। अब क्या है हमारे पास, और किस चीज पे डिपेंड करता है? एरिया पे, और एरिया से कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? जितना एरिया ज्यादा, लेट्स से मेरे पास एक ये वायर है, फर्स्ट
और एक सेकेंड वायर, दोनों का लेंथ तो सेम है, इसकी भी इतनी और इसकी भी इतनी। एरिया देखो, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, तो अगर ज्यादा एरिया है तो रेजिस्टेंस विल बी लेस। ठीक है, तो यहां से हमारा ये रिजल्ट आया कि R is directly proportional to L and inversely proportional to B। तो इसको कंबाइन करें अगर हम, सो वी हैव दिस। ठीक है, अब मुझे ये रेजिस्टेंस है, इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आ रहा है दैट इज रो। ओके, सो ये चार टर्म्स लिखी है, ये चारों टर्म्स क्या है, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ द वायर, एंड दिस इज द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट्स क्या होती है, हम रेजिस्टेंस को किस यूनिट में मेजर करते हैं, ओम्स। ओम्स में, ठीक है। यूनिट्स अभी तो आपको ये बिल्कुल बेसिक लग रहा होगा, बट बेसिक में ही बाद में बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होती है, इसलिए यूनिट आई एम रिपीटिंग अगेन। यूनिट वाला अपना जो पोर्शन है उसको बहुत क्लियर रखना, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, वहां पे आपने देखा भी होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पता है कैसे दिए होते हैं, ऐसा जो ऑप्शंस होते हैं चार वो कैसे दिए होते हैं, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 1.234, 12.34, 123.4, 0.1234। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं, तो वहां फॉर्मूला का तो कुछ वो है ही नहीं कि हाँ फॉर्मूला आप सही अप्लाई कर दो। कोई प्रॉब्लम ये आती है कि अगर यूनिट कन्वर्जन सही नहीं है तो फिर आंसर भी गलत आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सो रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम में, इसको हम मेजर करते हैं लेंथ, लेंथ इज इन मीटर एंड इट इज इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ओम हो गया, मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहां से रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आएगी, दैट विल बी आर ए बाय एल, मतलब ओम को इससे डिनोट करते हैं मीटर स्क्वायर बाय मीटर, सो इट इज ओम मीटर। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी है क्या, ये सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है कि अगर आप एक जगह सिल्वर ले रहे हो, एक जगह आयरन ले रहे हो, तो सिल्वर की रो की वैल्यू अलग होगी, आयरन की अलग होगी, बट इन नो वे डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, इस पे ज्यादा ऐसे स्ट्रेस नहीं देना, बिकॉज हमारा क्वेश्चन एग्जाम में इससे नहीं आएगा, हम इससे रिजल्ट डिड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है। अब क्या है हमारे पास, दिस इज द, वी आर टेकिंग द केस ऑफ अ वायर, हम बात कर रहे हैं वायर की, बट हमें ये सारा ट्रीटमेंट करना है सेल्स के लिए। तो अब देखो सेल्स और वायर कैसे सिमिलर है, वायर कैसी होती है, ये इसका कुछ लेंथ है और कुछ इसका एरिया है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं जो हमारे गैल्वेनिक सेल्स है, उन सेल्स में हमारे पास क्या होता है, ये बीकर हो गया, बीकर के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, ये सब हम बहुत अरेंजमेंट अच्छे से कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने जब गैल्वेनिक सेल स्टडी किए, सो वी हैव स्टडीड कि एक एनोड की तरह एक्ट करता है और एक कैथोड की तरह, तो एक पे प्लस चार्ज आ जाता है और एक पे माइनस चार्ज। ठीक है, तो प्लस माइनस चार्ज डेवलप होने की वजह से इसके अंदर जो आयंस है उन पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उन पे क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो अब यस मैम, गैल्वेनिक सेल में हम दोनों इलेक्ट्रोड सेपरेट बीकर में नहीं लेते? नहीं, वो मतलब वो क्या है, वो तो हम सेटअप ऐसे लगाते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। अब ये वाला केस है, इसमें हम क्या करें, कंडक्टेंस स्टडी करें गैल्वेनिक सेल्स में, अगर हम उसको सेम बीकर में भी रखेंगे ना तो भी रिएक्शन इजीली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट बिकॉज हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो हम अलग अलग बीकर्स में रख लेते हैं। ठीक है, तो टेक इट, इसको चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वाला केस लेके चलो, बस आपको यहाँ से ये समझना है कि हम इसको इस पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसको चाहे आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लेके चलो, बिकॉज आपको एग्जाम में ऐसे नहीं मेंशन होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है गैल्वेनिक है, आपको बस ऐसे आ जाएगा किसी भी सेल के लिए ऐसी है। ठीक है, तो yes, ये
ये सबके लिए ऐसा कॉमन है, एज सच नहीं है कि गैल्वेनिक के लिए अलग होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए अलग होगा, ठीक है। तो ये है। अब वी हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो उनमें क्या हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब देखो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, वायर की लेंथ है, वैसे ही ये जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन की भी तो कुछ लेंथ होगी, क्या लेंथ होगी, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये सॉल्यूशन की कुछ लेंथ होगी जैसे इस वायर की लेंथ है, बिकॉज ये हम सेटअप देखो, कोई भी चीज को एक्सपेरिमेंटली करने में या फिर उसको कॉपी पेन पे थ्योरेटिकली करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली करते हैं, लैब में करेंगे या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में जनरेट करेंगे, तो वहां क्या होता है कि ना हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं ये बिल्कुल कॉर्नर्स पे होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एरिया होता है जहाँ पे कंडक्टेंस हो रही होती है वो उसके बीच में ही लाई करता है। यू विल नॉट कंसीडर दिस एरिया, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसे हमें देख के पिक्चर नहीं क्रिएट होती, बट एक्सपेरिमेंटली अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली क्या है, ये सेटअप ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली जैसे यहाँ दिखाया जाता है। ये बहुत इनके बीच में इधर डिस्टेंस बहुत कम होता है और बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो हमारे पास जैसे इस वायर की लेंथ L है, वैसे ही इस सेल की लेंथ L है। इस वायर का एरिया जैसे A है, वैसे ही अगर मैं इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय इसका जो ये है, जैसे बॉक्स बन रहा है ना बीच में, इसकी कुछ लेंथ है और इसकी कुछ लेंथ से ही हाइट लगा लो, ब्रेड्थ लगा लो, बिकॉज हमें क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर वाली डायमेंशंस चाहिए। तो ये और ये जब इसको मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। तो सेम लाइक दैट, जैसे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन उसकी लेंथ है, ब्रेथ है, पोटेंशियल डेवलप हो रखा है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की हुई है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, वी हैव पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, लेंथ है, एरिया है, बीच में कंडक्टिंग वायर्स है। तो these two are similar, मतलब ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, तो इस पे जो लॉ लगेगा वो इस पे भी लग सकता है। ये पॉइंट क्लियर कि ये कैसे सिमिलर है, बिकॉज बोथ हैव अ डेफिनेट लेंथ, बोथ हैव अ डेफिनेट एरिया, दोनों के अंदर कंडक्टिंग मटेरियल्स है और दोनों का ही हमारे पास क्या है, एक पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। यहाँ चाहे हमने बैटरी लगाई है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अब देखो अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास बैटरी लगाने की वजह से आ रहा है, अगर गैल्वेनिक सेल है तो वो हमारा जनरेट हुआ है रिडक्शन की वजह से। बट वी हैव अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सो these two can be treated similarly, हम इस ये रिजल्ट इस पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि आपको इस पे जब ओहम्स लॉ अप्लाई करना है, सो वी आर नॉट इन एनी वे कंसर्न कि रेजिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन ना एग्जाम में कभी आता है रेजिस्टेंस कितना है, ना ही पॉसिबल है अच्छे से इन आयंस का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, बिकॉज अगर हम इसकी बात करें तो हम लैब में प्रैक्टिकल्स करते हैं कि अच्छा करंट पास कर दिया और नॉब को रोटेट करके V इतना पास कर दिया तो हमारी रीडिंग में आ जाती है वैल्यू की, अच्छा I इतना पास किया, V इतना आ गया, फॉर्मूला लगा के R निकल जाएगा। बट इस केस में बहुत मुश्किल है डायरेक्टली रेजिस्टेंस निकालना, तो यहाँ पे वी आर कंसर्न्ड विद कंडक्टेंस नॉट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओहम्स लॉ को ही यूज करेंगे, बट हम रेजिस्टेंस वाली टर्म्स को एलिमिनेट करके वहां पे कंडक्टेंस वाली टर्म्स को लेके आए, ठीक है। तो देखो दो डेफिनेशंस है यहाँ पे, सबसे पहले हेडिंग डालो कंडक्टेंस ऑफ द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंडक्टेंस ऑफ द सेल, एज द नेम सजेस्ट ये क्या है, ईज ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या था, ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट, कंडक्टेंस क्या है, ease with which the current flows, with which the current flows, मतलब वो ये है कि कितना उसको ऑपोजिशन प्रोवाइड किया जा रहा है, कंडक्टेंस क्या है कि कितना इजीली वो फ्लो कर रहा है, दैट इज कंडक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं हम G से, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस।
कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ से? ओम इनवर्स। ओहम इनवर्स हो जाएगी यूनिट, बट ओहम इनवर्स भी यूज की जाती है, इसके 3 यूनिट्स लिखते हैं ओहम इनवर्स। इसका अगर इनवर्स कर दिया जाए तो या इसको मोह भी बोलते हैं, इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता, ठीक है। ये है, बट इसको किसी भी आज तक मैंने एग्जाम में नहीं देखा कि ये यूनिट यूज की जा रही है, बट फिर भी इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसकी थर्ड यूनिट जो है दैट इज साइमन, ठीक है। तो तीनों, ये दोनों ज्यादा आती है एग्जाम में, ये बहुत कम आती है, बट आपको पता सारी होनी चाहिए बिकॉज किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कंडक्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सेम लाइक दैट कंडक्ट, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस है तो कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी थी तो उसके साथ हमारे पास क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है? वैसे ही कि वो आयंस पे डिपेंड करती है, हमने कौन से आयंस लिए हैं, इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है, उसका लेंथ और एरिया से कुछ लेना नहीं है, ठीक है। सो दैट इज कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय कापा। इसको किससे डिनोट करते हैं? कापा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या है ये? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो बताओ कापा की यूनिट्स क्या होंगी? आपको रेजिस्टिविटी की यूनिट्स लिखवाई है पीछे, इससे कापा की यूनिट्स बताओ क्या आएंगी? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स का क्या है हमारे पास? दिस वाज ओहम, इट इज ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो वी कैन राइट डाउन इट एज साइमन मीटर, साइमन मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो एक पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो, अगर मैं वायर की बात करूं तो वायर की लेंथ सेंटीमीटर्स में होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली घर की बात है, कोई भी जगह पे अगर वायर्स हमने लगाई है तो इतनी इतनी वायर्स तो बहुत कम चांस लेंथ मीटर्स में ही होगी। बट इफ आई कंसीडर दिस केस, तो यहाँ पे जो सेल्स है इनका लेंथ और एरिया बहुत कम होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लेंथ और एरिया बहुत यहाँ पे मीटर्स में होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारे पास L एंड A है वो किस में होता है? हमारे पास सेंटीमीटर से, मतलब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ठीक है अगर मेरे को ये ओहम इनवर्स में गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो मैं तो सारा कुछ एसआई में करूंगी, मेरे को पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर एक आंसर मीटर में ही निकालना है, वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपको आंसर किस में पूछा हुआ है या कैंसिल क्या हो रहा है, जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लेना कि यहाँ एसआई यूनिट का कोई इशू नहीं है कि हाँ आपको आंसर एसआई यूनिट्स में ही देना है, मीटर में ही देना है। हाँ ये इसकी एसआई यूनिट है ओहम इनवर्स, मीटर इनवर्स एसआई यूनिट है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस एसआई यूनिट में नहीं आते बिकॉज इसको मीटर्स में नहीं दिया जाता, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया? G equals to 1 by R, units are ohm inverse. Conductivity equals to 1 by rho, units are Simon meter inverse. Or we can write it down as Simon centimeter inverse. ठीक है? क्लियर? चलो अब क्या है, एक तो देखो क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं, क्वेश्चंस में आपको हम सीधा क्वेश्चन वाली अप्रोच करेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको रेजिस्टेंस गिवन होता है, कंडक्टेंस यूज करनी होती है फॉर्मूला में। यस मैम, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कब लेना था? अभी आपने बोला। ये कि लेना है या नहीं लेना, भाई सिर्फ इतना बोला आपको। लेट्स सपोज देखो, ऐसा नहीं है कि कंडीशंस है कि हमें मीटर लेना है सेंटीमीटर लेना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि कंडक्टिविटी की वैल्यू लेट्स से 0.104 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट में ये गिवन है, तो आई वाज जस्ट सेइंग कि देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, मीटर में है तो मीटर में ही रहने दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देखो क्या मेरी जो यहाँ पे यूनिट्स आंसर में आ रही है वो क्या जो मुझे आंसर निकालना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है
मैच कर रही है? अगर तो मैच कर रही है ठीक है, नहीं तो फिर हम कन्वर्जन करेंगे बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट। ओके, सो कुछ नहीं आपको यूज करना कि बस जो गिवन है उसको ही यूज करना है, एसआई यूनिट को कंसीडर नहीं करना, बस इतना पॉइंट है यहाँ। ओके ओके मैम। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट वी हैव इज, अब देखो ओहम्स लॉ अगर मैं लिखूं तो वो क्या आया था, R इक्वल्स टू रो L बाय A, ये आया। अब R क्या है, रेजिस्टेंस, बट मैंने आपको पहले ही बोला है वी आर नॉट कंसर्न विद रेजिस्टेंस, वी आर नॉट कंसर्न विद रेजिस्टिविटी, तो हम अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को एलिमिनेट करेंगे कंडक्टिविटी की टर्म्स में, बिकॉज हमारा क्वेश्चन वैसे ही आता है। तो अब देखो R इक्वल्स टू 1 बाय G, रो इक्वल्स टू 1 बाय कापा, L बाय A, ठीक है, ये हो गया। अब आप करो दो, अगर मैं रेसिप्रोकल करूं दोनों साइड पे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कापा इक्वल्स टू G L बाय A, बस इसको इंटरचेंज कर दिया इधर और इधर, ठीक है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जिससे क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। क्या गिवन होगा अब आपको ध्यान से समझना है, जो मैं चीजें बता रही हूं ना, फॉर्मूला आपको आ गया, जो क्वेश्चंस है वो ध्यान से समझने की, गिवन क्या है निकालना क्या है। अब देखो ध्यान से, L is the length, A is the area, but most of the cases में आपको L और A अलग अलग से नहीं दिया होता, इसको कंबाइंड बोला जाता है, L और A को सेल कांस्टेंट, क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। अब एक पॉइंट जो स्किप नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुनो, कोई एक बार एग्जाम में, लाइक अब जितनी बार भी क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो सेल कांस्टेंट इज गिवन लेट्स से 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सही है। सेल कांस्टेंट क्यों बोला गया इसको, बिकॉज आप इलेक्ट्रोलाइट बाद में फिल कर रहे हो इसके अंदर, आपका जो ये L है और जो ये A है वो एरिया और L फिक्स है फॉर अ पर्टिकुलर सेल, वो नहीं चेंज होगा, चाहे अब आप इसमें जिंक कॉपर ले लो, SHG वाला ले लो, कुछ भी ले लो, ये नहीं चेंज होगा एरोडी, सो इट इज कांस्टेंट फॉर अ सेल, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हुई, सेंटीमीटर इनवर्स। अब एक बार एग्जाम में क्या किया गया, क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट किया गया कि आपके पास ये है सेल कांस्टेंट दिया है 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है, सेल कांस्टेंट क्या दिया है 0.3 सेंटीमीटर। तो देखो अब अगर L अपॉन A किसी सेल के लिए कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली A अपॉन L भी उस सेल के लिए कांस्टेंट होगा, है ना। तो क्वेश्चन में क्या, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यही फॉर्मूला अप्लाई करना था, G की वैल्यू गिवन थी, सेल कांस्टेंट गिवन था, कापा निकालना था, बस सिर्फ और सिर्फ ये चेंज किया गया था कि सेल कांस्टेंट आपको ये ना देके ये दिया हुआ था। तो इससे क्या पता चल रहा है किसकी वैल्यू गिवन है, A by L। A by L की, यस एग्जैक्टली। तो इसलिए मैंने आपको बोला अगर कि सेल कांस्टेंट L by A है, आप कोई भी कहीं पे भी नोटेशन देखो सेल कांस्टेंट इसको ही बोला जाता है, बट सिर्फ एक बार क्वेश्चन ट्विस्ट किया गया था एग्जाम में कि ये इसमें दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करोगे कि हमेशा सेल कांस्टेंट आई विल सब्स्टिट्यूट बाय लुकिंग एट द यूनिट्स, यूनिट किसमें गिवन है, सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है तो L by A, सेंटीमीटर में गिवन है तो A by L, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से ये क्या है हमारे पास, दिस इज कंडक्टेंस एंड वी हैव हियर कंडक्टिविटी, तो ये रिलेशन है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो पहले हम इसी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, सो क्वेश्चन लिखो, for a solution
conductance of the cell, the specific conductance of the cell is 0.176 centimeter inverse meter inverse. Sorry, ohm inverse centimeter inverse. If the cell constant is 0.255 centimeter inverse, find the conductance of the cell in ohm inverse. फिर इसको आंसर बताओ क्या आएगा? It is 0.690. Yes, it is 0.690 is the correct answer. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है. साइमन, हाँ, अगर ओम इनवर्स है साइमन है दैट आर, ठीक है. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 0.690. जिनको हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. सेल कांस्टेंट इन मीटर इनवर्स. ठीक है, चलो ये ट्राई करो. जिसका नहीं हो देखो कैसे होगा क्वेश्चन. अच्छा चलो पहले एक पॉइंट सुनो सब यहाँ पे. मैंने आपको अभी तक क्या वर्ड बोला था? कापा किसको बोलते हैं हम? कापा हम बोलते हैं कंडक्टिविटी को. कंडक्टिविटी को. बट यहाँ पे कंडक्टिविटी वर्ड ना यूज करके स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड यूज किया गया है ना. बाकी क्वेश्चन में कुछ भी कंफ्यूज करने वाला फैक्टर नहीं है. सिर्फ एक फैक्टर है कि यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड यूज किया है. तो इसको हमने कापा कैसे पुट किया वो एक बार ध्यान से समझ लो. बिकॉज कभी कभी क्या होगा, यही टर्म को कहीं और यहाँ तो कंफ्यूजन क्रिएट भी कर रहा है. आपको यूनिट से भी पता चल रहा है. बट देखो कैसे है. फॉर्मूला है हमारे पास कापा इक्वल्स टू GL by A. ये एक्सप्रेशन है. अब कंडक्टेंस इज G. स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? स्पेसिफिक वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग हमारे पास क्या है? जो मतलब एक फिक्स है कि हाँ ये कंडीशन लगा दी तो ये होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जब L को 1 मीटर ले लिया या फिर 1 सेंटीमीटर, A को 1 मीटर स्क्वायर ले लिया या फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये फिक्स है कि दोनों को यूनिटी लेट किया. तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे दोनों को 1 1, तो कापा इज इक्वल टू G. कापा क्या आ जाएगा? G के इक्वल. तो इसलिए ऐसा पॉइंट जहां पे हमने लेंथ को 1 और A को 1 ले लिया तो अब ये स्पेसिफिक हो गया. उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कंडक्टेंस. ठीक है, तो इसलिए इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोला जाता है. क्योंकि अब क्या है तो ये कंडक्टेंस ही. इसका आंसर रुको पहले ये सुन लो पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कंफ्यूज हो गए इसमें बाद में.
क्या है हमारे पास, है तो ये कंडक्टेंस ही, बट दिस इज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब कंडीशन क्या है ये, ठीक है, तो इसलिए हम कापा को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला आपने इसका आंसर, इट इज 0.0025, yes that is the correct answer। बाकी सॉल्व करो जिसका नहीं हुआ, यूनिट्स का ध्यान रखना बस, बाकी तो सिंपल है क्वेश्चन। देखो क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सेल, यस ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ बस सीधा क्या है, वी हैव एक्सप्रेशन दिस, जिसका नहीं हुआ तो अब हमें L by A निकालना है, सो दैट विल बी kappa by G, kappa by G कितना होगा 0.2 by 0.8, so that will be 1 by 4.25 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। आपको किस में निकालने के लिए बोला गया, मीटर इनवर्स में, तो मीटर इनवर्स के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया जाए अगर इसका, ऐसे करेंगे रेसिप्रोकल, तो सेंटीमीटर इनवर्स को जब मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो देन फर्दर हम क्या करेंगे उसको, आपने क्या, अच्छा एक मिनट, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर, मीटर इनवर्स किया तो 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, तो जब हमें 1 सेंटीमीटर इनवर्स करना है दैट इज इक्वल टू 1/100 मीटर इनवर्स, ठीक है, तो इसको फर्दर 100 से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट आंसर। Any doubt? नो मैम। ओके चलो, ये इससे क्वेश्चन थी, दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, यहाँ पे वैसे यूनिट में भी नहीं कंफ्यूज किया हुआ, बट कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे जो जैसे केमिस्ट्री वाला जो आईआईटी वाला एग्जाम होता है वहां कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ भी कभी भी ऐसा केस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव टू डू मोलर कंडक्टेंस। Next we have is molar conductance. ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस पहले देखो, इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखा रही हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन, एक बार उसको लिख लो। मोलर कंडक्टेंस इज, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ that ion, the conductance of that volume of the electrolyte which contains 1 mole of the electrolyte, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन समझो पहले इसको, ये मोलर कंडक्टेंस, पहले हम कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, तो कंडक्टेंस में देखो क्या है, अभी तक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टेंस, मेरे पास एक सेल ये है, ठीक है, और एक सेल ये है। अब अगर मैंने दोनों में सेम सॉल्यूशन डाला, इसमें भी सेम सॉल्यूशन डाला, इसमें भी सेम सॉल्यूशन डाला, बट बोथ हैव डिफरेंट सेल कांस्टेंट, दोनों का सेल कांस्टेंट डिफरेंट होने की वजह से दोनों की कंडक्टिविटी भी डिफरेंट, दोनों की कंडक्टेंस भी डिफरेंट आ जाएगी ना, दोनों की कंडक्टेंस डिफरेंस, बिकॉज़ ऑफ L by A डिफरेंट है, फॉर्मूला पुट करेंगे वी विल गेट डिफरेंट आंसर्स फॉर बोथ, ओके। बट अगर हमें आप देखो, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ भी लिया, एक तो सॉल्यूशन लिया, NaCl लिया, मोल्टन NaCl लिया है, अब मुझे उसकी कंडक्टिविटी चाहिए, मतलब मुझे वो वैल्यू चाहिए जो मुझे फर्दर रिजल्ट्स के लिए यूज करनी है, तो अब हाउ कैन आई यूज दिस वैल्यू, मतलब मैं ये वैल्यू कैसे यूज कर सकती हूँ, मुझे ये वैल्यू यूज करना है, ये यूज करूँ, ये भी मोल्टन NaCl की, ये भी मोल्टन NaCl की, गलत कोई भी नहीं है दोनों में से, तो इसलिए जो पहले हम कंडक्टेंस कर चुके हैं उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल, मतलब उसका कुछ यूज नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम डिपेंडेंट है कि किस बीकर में उसको रखा गया, किस सेल में उसको रखा गया,
सो टू एलिमिनेट द सेल कांस्टेंट हम क्या करते हैं, कंडक्टेंस को फिक्स कर लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे हम, नेक्स्ट हम और कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे। तो पर्पस आपको पता होना चाहिए कि क्यों निकाला, बिकॉज सेल कांस्टेंट से हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे वेरी करेगा, फिर हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो मोलर कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस उतनी वॉल्यूम की, ये मेरे पास इतना बड़ा बीकर, छोटा सा बीकर है, बड़ा बीकर है, दोनों में से मैंने वॉल्यूम निकाली, दोनों में से एक्सट्रैक्ट करी वॉल्यूम्स, कितनी वॉल्यूम, जिसमें 1 मोल ऑफ आयन है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, फिक्स कर दिया मैंने, मेरे को इसमें से जो वॉल्यूम निकालनी है वो उतनी ही होनी चाहिए जिसमें 1 मोल ऑफ आयंस होगी, ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 1 मोल ऑफ आयन चाहिए। ये यू कैन राइट डाउन कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तो उसमें दोनों आयंस 1 1 मोल हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। तो अब अगर मैं इधर से भी इतना निकाल लूं, सब क्वांटिटी इधर से भी इतना निकाल लूं जिसपे 1 मोल है, तो दोनों की कंडक्टेंस सेम आएगी, और जो हमें पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो अब खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो अब मेन हमारे पास जो इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो आएगा कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस, तो उसके लिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए। तो क्या एक्सप्रेशन होता है मोलर कंडक्टेंस का, देखो मोलर कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। क्या किससे डिनोट करते हैं इसको, लैम्डा सबस्क्रिप्ट पे एम से। ठीक है, तो अब पहले अगर लैम्डा एम नहीं लिया मैंने, सिर्फ मैं कंडक्टेंस की बात कर रही हूँ, एक नॉर्मल सॉल्यूशन की जिसकी कुछ वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट नहीं की अभी तक, तो उसकी जो कंडक्टेंस होती है वो होती है कापा मल्टीप्लाई बाय वी। ठीक है, इसमें ना देखो एक पॉइंट जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए उसको समझ लेना कि उसका मतलब क्या है। देखो अगर मैं बोलूं लेट्स से ये बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड की मैम ये एक बार दोबारा बताना, क्या क्या बोल रहे हो, ये वैल्यू आपने कैसे लिखी, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू, यस मैम। ओके यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या बोलता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, ये भी मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये लिखा कैसे गया, बिकॉज अभी देखो आपने क्या लिखा है, कंडक्टेंस, आपने क्या लिखा, कंडक्टेंस इक्वल्स टू कापा एल बाय ए, नहीं सॉरी यहाँ तो एल ए बाय एल आ जाएगा ना, बिकॉज हम कापा के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैम यस एक बारी मोलर कंडक्टेंस दोबारा से बता दो। ओके ठीक है, मोलर कंडक्टेंस हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, लेट्स से इसके अंदर 10 लीटर इलेक्ट्रोलाइट पड़े। ठीक है, अब हम इसमें से 10 लीटर के लिए भी कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, 9 के लिए भी, 8 के लिए भी, 7 के लिए भी, बट हमें मेजर करके सिर्फ उतनी वॉल्यूम निकालती है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। पर अगर ये NaCl है तो मतलब मुझे इतना इसमें से वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट करनी है जिसके अंदर 1 मोल NaCl हो, मतलब जिसके अंदर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल हो, क्या हो हमारे पास मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये हम पोलैरिटी वाले से निकाल लेंगे, हमारा कंसर्न ये नहीं है, बस करना क्या है, अब वैल्यूज फिक्स कर दी गई है कि मोलर कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस है जब हमारे पास सिर्फ हम 1 मोल के लिए 1 मोल NaCl के लिए कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं तो उसकी मोलर कंडक्टेंस होगी, 1 मोल MgCl2 के लिए कर रहे हैं तो वो उसकी मोलर कंडक्टेंस। सिंपलेस्ट वे में यू कैन अंडरस्टैंड 1 मोल ऑफ आयंस जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे दैट इज मोलर कंडक्टेंस। ओके क्लियर, यस कुछ अभी कुछ डाउट है, यस मैम क्लियर। ओके चलो अब आपको समझना है कि इसका एक्सप्रेशन कैसे, देखो एट द एंड आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज कापा इनटू 1000 बाय एम, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, लैम्डा निकालने के लिए दे दिया जाएगा, बट
इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज यही सेम टॉपिक +2 के लेवल में भी आता है। तो इसलिए जो लेवल्स, जो क्वेश्चंस हमारे पास बेसिक होते हैं ना, जो +1 +2 से स्टार्ट होती है चीजें, वो जब फिर हायर एग्जाम्स में आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट हमेशा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा m का फॉर्मूला ये है। क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आ सकता है वो हम समझते हैं। देखो, नॉर्मली जो कंडक्टेंस होती है दैट इज कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये होता है। लेकिन अब अगर आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आएगा कि हमारे पास तो ये भी फॉर्मूला होता है, यहाँ वॉल्यूम लिख दिया, यहाँ a/l लिख दिया। अब a/l तो वॉल्यूम होती ही नहीं है, तो इसलिए अब ये पॉइंट अगर आपने माइंड में अच्छे से बिठाना कि इसमें मुझे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं कंफ्यूज होना? इफ आई टेक दिस ब्लैक बोर्ड, इसकी कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ है और कुछ इसकी विड्थ भी होगी। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ जो फॉर्मूला में लिखते हैं वो हम चाहे L/A लिखते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो बीकर बनाया गया है, इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ पे जो मैंने फिल किया है इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कुछ फिक्स वॉल्यूम तो होगी ना। मतलब इसकी लेंथ है, एरिया है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी। तो सेम इसको भी लिखा जा सकता है। आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि मल्टीप्लाई में होता तभी भी होता। v कैसे लिखा जा सकता है? बिकॉज इस वॉल्यूम में उसकी कितनी कंडक्टेंस है वो इस एक्सप्रेशन से आती है। रही बात लेंथ और एरिया वाली, वो अलग एक्सप्रेशन है, मतलब उसको हम अलग रेस्पेक्ट में यूज करते हैं कि हमें सेल कांस्टेंट की मिले। बट वॉल्यूम के टर्म्स में जो इसका एक्सप्रेशन है वो ये, ठीक है क्या? कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्लियर? तो अब देखो, इस एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पास। जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इससे हम इसको डिड्यूस करेंगे। कैसे डिड्यूस करेंगे? अब थोड़ा सा हम, वैसे आपको फॉर्मूला में दिख भी रहा होगा, मोलारिटी है यहाँ पे। मोलारिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? किसके इक्वल होती है मोलारिटी? बोलो। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर। ये चीज है यहाँ पे कि वॉल्यूम हमेशा हमारे पास किस में होती है? लीटर में होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, दिस इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सिंपलेस्ट उसमें लिखा है। वैसे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, अब इसको मैं m इक्वल्स टू मोल अपॉन v। अगर आप डेफिनेशन देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फिक्स है। कितने? 1 फिक्स है ना कि 1 ही मोल है, तो इसको तो 1 पुट किया जा सकता है ना। तो मेरे पास जो v की वैल्यू है वो क्या आ गई? 1/m। ओके, दिस इज इन मोल पर लीटर। ये किसमें है? मोल पर लीटर में, मतलब ये इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं यूनिट समझा रही हूँ आपको कि वो 1000 कहाँ से आया। अगर मैं इसको मोल पर लीटर में लिखूं तो ये आ गया। ठीक है, बट मैंने आपको एक चीज पहले ही एक्सप्लेन की है कि जब हमारे पास सेल है तो सेल के लिए हमें लेंथ पता होगी सेंटीमीटर में, एरिया पता होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम इसको लीटर में क्वेश्चन आपके पास कभी भी नहीं आएगा। इसका जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो आता है किसमें? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब बताओ ये फॉर्मूला है, इसको किससे, लीटर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए? सेंटीमीटर क्यूब में। 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। 1000 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लीटर में भी है डिवाइड सेंटीमीटर क्यूब। ओके, बस इसको v को वहां पुट कर दो। इस एक्सप्रेशन में we have kappa multiply by 1000 multiply by divide by m। m is molarity।
This gives the molar conductance. बस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारा सिर्फ आपको एक आइडिया क्रिएट करने के लिए था, बट अगर जब भी आपको ये रिवाइज करना है तो आप कैसे रिवाइज करेंगे? डेफिनेशन रीड करोगे, इसको स्टडी करोगे, दैट्स सफिशिएंट। ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए जरूरी था। क्यों? अब देखो, पहले तो मुझे एक चीज बताओ, लैम्डा एम, अब आपको सबकी यूनिट्स पता है, मुझे इसकी यूनिट बताओ लैम्डा एम की क्या आएंगे? Simon mole inverse centimeter square. It is Simon सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट्स आएंगी कैसे? कापा इनटू 1000 बाय एम, कापा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1000 तो क्वांटिटी कांस्टेंट ही है मोलारिटी की, मोल पर लीटर होती है, बट ये चीज माइंड में रखना, हमने 1000 लगाया क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर क्यूब में ली है। सो इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर। ओके, तो अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट है, जो मार्क करना है, जहां से मिस्टेक होगी आपकी एग्जाम में, चांसेस है क्वेश्चन रॉन्ग होने के, आप इतना तो क्रैम कर लोगे फटाफट, इतना तो समझ लोगे कि अच्छा ठीक है, लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा इनटू 1000 बाय एम, कापा गिवन होगा, एम गिवन होगा, कर दिया। बट अब आपको ये चीज समझनी है कि ये जो 1000 है ना, ये तभी आएगा जब मेरे पास जो क्वेश्चन का आंसर निकालना है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना। अगर मीटर स्क्वायर में निकालना होगा तो कुछ और होगा, अगर उसको मतलब डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट में निकालना है, तो उसका कुछ कुछ अलग आंसर आएगा। ये पॉइंट क्लियर? तो ये क्वेश्चन है, लाइक ये एक्सप्रेशन है, इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ जिसमें यूनिट्स में कंफ्यूज करोगे बहुत ज्यादा, तो इसलिए अब आपको उस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी कि आपको यूनिट्स कितनी समझ में आएगी। ठीक है, करो क्वेश्चन लिखो। The resistance of 0.01 mole solution of the resistance of 0.01 molar solution of an electrolyte was found to be 25 ohm. 25 ohm. Calculate the molar conductance. Calculate the molar conductance if cell constant is 0.88 centimeter inverse, and you have to calculate the molar conductance in Simon meter square mole inverse. ठीक है, करो एक बार खुद से ट्राई, जितना भी आज का हमने 1 घंटे का लेक्चर किया वो सारा इस क्वेश्चन में समराइज हो जाएगा, तो उसको करो, ट्राई करो एक बार।
स्टेप वाइज करेंगे इसको। सबसे पहले मुझे ये बताओ, कापा निकालना पड़ेगा पहले इसके लिए। कापा इक्वल्स टू जी एल बाय ए। सिर्फ पहले एक एक वैल्यू निकाल के बता दो, कापा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 3.52 साइमन मीटर इनवर्स। 3.52 नहीं, ये तो नहीं आ रही है आंसर। देखो इसका क्या आ रहा है, चेक करो। ये रेजिस्टेंस गिवन है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कंडक्टेंस नहीं है। इज 0.000352। कापा की वैल्यू बोल रहे हो, तो ये वैल्यू क्यों आ गई? रेजिस्टेंस इज दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस। चलो एक बार चेक करते हैं। मैं भी यहीं पे देखो क्या है। कापा निकाल, पहले कापा की वैल्यू के लिए जी, जी इज व्हाट? इट इज 1/, अच्छा ओके ओके ठीक है ठीक है। एक्चुअली ये वैल्यू 210 थी, इसलिए हमारा आंसर नहीं मैच करो। कोई बात नहीं, फिर अगर 25 से चेक कर लेते हैं इसको, या फिर इसको 210 से निकाल लो, बिकॉज़ फिर आंसर मैच हो जाएगा। 210 से करो, 25 नहीं था, इट इज टेम्परेचर है at 25 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट 476। 406.419 ठीक है। इसको 0.88 को डिवाइड किया 210 से। सॉरी मैम। करो इसको अच्छे से, बताओ क्या आएगा। इट इज 0.0041। यस, अब सही है। 0.00419 यूनिट्स। चाहे देखो कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सकते हो, बिकॉज आपके एग्जाम में कैलकुलेटर लाउड है, सो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट वाला पॉइंट्स मत करना अपनी कैलकुलेशंस के चक्कर में। देखो दिस इज साइमन, एंड ये हमारे पास किस में आ गया? ये है हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स में। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो यहीं पे इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो फिर, या फिर आप क्या करो, इसको ऐसे ही रहने दो। लास्ट में हम देखेंगे कि हमें किस में चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सेंटीमीटर इनवर्स वाला फॉर्मूला डायरेक्ट ही पता है। वो क्या है? लैम्डा m कापा इनटू 1000 बाय m। यहाँ करो वैल्यूज पुट, 0.00419 into 1000 multiply divided by 0.01। चलो उसको सॉल्व, ये तो सिंपल ही है, क्योंकि यहाँ कुछ कैलकुलेशन तो है नहीं है। ये आ जाएगी 10⁵ और कितना आ जाएगा? 490। yes it is 490 Simon centimeter square मोल इनवर्स, ठीक है। अब इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 10⁴ से डिवाइड करेंगे। 10⁴ से डिवाइड करेंगे, यस। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी दिस, ठीक है। चाहे आप लोग मेडिकल स्ट्रीम के हो, बट आपकी कैलकुलेशंस वगैरह तो बहुत लाइक कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट से अच्छी है। दूसरे बैच में मैंने सेम क्वेश्चन करवाया तो बहुत सारी देर वो इसी स्टक होते रहते, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। सो दैट्स ठीक है। इस पे अब मुझे किसी को भी कोई डाउट है किसी फॉर्मूला में, यूनिट्स में, क्वेश्चन में, तो यू कैन आस्क। ओके चलो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या? मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट, सेम लाइक मोलर कंडक्टेंस वी हैव इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बिल्कुल सिमिलर टर्म्स पे है, इसकी भी डेफिनेशन जैसे मोलर कंडक्टेंस की, बस एक पॉइंट पे डिफरेंस है। तो पहले डेफिनेशन लिखो, इट इज द कंडक्टेंस of that volume of electrolyte which contains one which contains 1 gram equivalent of the electrolyte. ओके, सो अगर आपको देखो हमने मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन कर ली अच्छे से, सेम है। पहले हम उतनी वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे जिसके अंदर हमें 1 मोल मिल रहा था, अब हम उतनी वॉल्यूम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमें उस इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे जो एक नई टर्म हमारे लिए आई, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट। मोल्स तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो इसलिए हम फेमिलियर हैं उससे ज्यादा। ग्राम इक्विवेलेंट देखो क्या होता है, क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, पता है किसी को? देखो याद रखने का तरीका, बिकॉज ये 3-4 टर्म्स है सिमिलर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इससे याद रख लेना। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, जो गिवन मास होता है अपॉन मोलर मास, ऐसे निकालते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स। ये सिर्फ याद रखने का ट्रिक है, इनको आपस में इनका कुछ रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ कि आपको याद करना इजी रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास, ठीक है। तो ये चीज सेम रह जाएगी कि गिवन मास है तो ऊपर वही चीज सेम है, नीचे आता है हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे क्या आता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, अब इक्विवेलेंट वेट हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, हमने वहां पढ़ा था जरूर, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स किए थे जहां पे आपको एन फैक्टर वाला कांसेप्ट बताया था। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज it is the molar mass divided by n factor। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर, तो यहाँ ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज ये चीज हमें याद रहती है हमेशा। तो यहाँ गिवन मास सेम है, नीचे मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट इज मोलर मास डिवाइड बाय n, सो मोलर मास ही आ गया। तो उसके बाद मेरे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n। ओके, ठीक है। ये हम क्या करते हैं जब हमें स्ट्रेंथ निकालनी होती है किसी सॉल्यूशन की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्ट्रेंथ हम मोलारिटी में निकालते हैं। सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है मोलारिटी को, थर्ड प्रायोरिटी जो हम क्वेश्चंस में देखते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली कौन यूजफुल है, कौन कम यूजफुल है, किसके ड्रॉबैक्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। क्वेश्चन में जो आपको दिखता है, क्वेश्चन में सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखो, पीछे भी हमने क्वेश्चन किया, और जो हमने पीछे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस किए थे, आयनिक इक्विलिब्रियम में किए थे, तो आपने देखा होगा मोलर सॉल्यूशन गिवन होता है या फिर मोलर दिया होगा, नहीं तो फिर मोल फ्रैक्शन गिवन होता है। इन टर्म्स में बहुत कम दिया जाता है, बट ये भी एक क्वांटिटी है जो स्ट्रेंथ को मेजर करती है किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय n।
ठीक है। तो अब मैं अपने इस पे जाती हूँ कि हम कैसे इसको इससे करते हैं। ये अलग है बिकॉज आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे इसको कैसे अप्लाई करना है वो देखो। कापा मेरे पास सॉरी लैम्डा एम था, यहाँ पे है लैम्डा ई। लैम्डा ई इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय वी। अब पहले हमने वी क्या ले लिया था 1/m। अब हम वी क्या लेंगे, वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो एक यहां से डेफिनेशन क्या आती है, नॉर्मैलिटी equals to number of gram equivalent divided by volume in liters. Clear? This is the expression for normality. जैसे molarity का expression होता है number of moles per unit volume, वैसे ही normality का expression होता है number of gram equivalent per unit volume। दोनों है बिल्कुल सेम। सेम इन द सेंस की स्ट्रेंथ ही निकालते हैं। वो हम ज्यादा यूज करते हैं तो हम उससे बहुत फेमिलियर है। ये हम कम यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला में भी अगर आपको नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है इसका एक्सप्रेशन। ठीक है। अब ये वन हो गया, इसको वन पुट कर दो। फिर सेम बिल्कुल सेम स्टोरी जैसे पहले था। एन 1/v कितना आ जाएगा 1/n। और अगर हमें इसको फिर से सेंटीमीटर क्यूब में लेना है तो कितना आ जाएगा 1000/n। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, कापा 1000/n। बस ये याद रखना है आपको और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है। अब देखो नॉर्मैलिटी अगर गिवन नहीं होती, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी का क्या रिलेशन होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, हम लोग करते नहीं है बेसिक है ये तो। कन्वर्जन लैब में अगर आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी करते हो तो भी आप नॉर्मल सॉल्यूशन ही बनाते हो हमेशा। नॉर्मैलिटी क्या होती है, दोनों का रिलेशन क्या होता है, क्या होता है रिलेशन, नॉर्मैलिटी equals to molarity multiply by n। n is what, n factor। ठीक है। अगर मोलारिटी गिवन है उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, आपको नॉर्मैलिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है ऐसे ही। ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। मैम यस मैम एक बारी n फैक्टर बता दोगे कि ओके, पर ये कर लो फिर मैं n फैक्टर बता देती हूँ कि यहाँ पे n फैक्टर कैसे आया, कि n फैक्टर होता क्या है। मैम n फैक्टर होता क्या एक बारी बता दो। ओके ठीक है, तो अभी पहले ये कर लो देन आई विल एक्सप्लेन दैट। ओके, तो lambda e इज दिस, lambda m इज दिस, इन दोनों को कर दो आपस में डिवाइड, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2। 1 डिवाइड बाय 2 करो तो lambda e और lambda m में रिलेशन बताओ क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करो रिलेशन बताओ दोनों में क्या आएगा। चलो 1/n फैक्टर। इधर क्या ले रहे हो इक्वालिटी में, इस साइड पे lambda e डिवाइड बाय lambda। Okay. Yeah, you can mic off करो। Just a minute.
ओके, सो दिस इज द रिलेशन। अगर आपको कभी लैम्डा ई गिवन हो, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा एम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं एन फैक्टर क्या होता है, ये सारा नोट डाउन कर लो, फिर एन फैक्टर कर देखते हैं। देखो एन फैक्टर क्या है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, लाइक इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बिल्कुल लाइक सिंपल सा है। क्या है, अगर लेट्स से आपको NaCl गिवन है, ठीक है, तो एक NaCl किस में डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो मैक्सिमम चार्ज कितना है 1, तो एन फैक्टर तो हो गया 1। ठीक है, MgCl2 है, उसको डिसोसिएट होगा वो Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो इसके लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज यू हैव टू, जैसे इलेक्ट्रोलाइट आपको MgCl2 गिवन है, तो आप क्या करोगे कि इसका एन फैक्टर कितना है 2। AlCl3 है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना है 3। ठीक है, ये तो रही बात इन केसेस की। जो क्वेश्चंस आपको जो आज करवाया गया लैम्डा ई लैम्डा एम, बिकॉज़ वो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए आता है, तो ये तो इन क्वेश्चंस की बात है। बट इफ आई टॉक अबाउट जो बिल्कुल बिगिनिंग में हमने किया है, क्या किया था हमने वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में आपको एन फैक्टर किसी भी वे में निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो वहां अगर तो आयंस है, लाइक अगर ये आयंस है, तो आप क्या करोगे, सीधा इसका जो चार्ज है वो लिख दोगे 1 + 1 2 + 3 +। ठीक है, बट अगर आपके पास एसिड्स है, एसिड्स मतलब HCl है, तो एक HCl कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है 1 H पॉजिटिव, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। अगर H2SO4 है, ये कितने H पॉजिटिव रिलीज करता है 2, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। अगर H3PO4 है, वो कितनी H पॉजिटिव रिलीज करता है 3, तो उसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद ये हो गई बात एसिड्स की। आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि ये मेरे को सॉल्यूशन दिया, इसका एन फैक्टर क्या होगा। अगर बात हो बेसिस की, तो जस्ट सिमिलर टू एसिड, बेस में क्या होता है, कितने OH नेगेटिव वो रिलीज कर सकता है। जैसे NaOH कितने OH नेगेटिव रिलीज कर सकता है 1, CaOH ट्वाइस कितने रिलीज कर सकता है 2, और AlOH थ्राइस कितने रिलीज कर सकता है 3। इनका एन फैक्टर हमारे पास ये रहेगा। ओके, क्लियर। यहाँ पे डाउट है, जिसको भी एन फैक्टर में डाउट था, एक और पॉइंट है, ये बताओ ये क्लियर है। अरे बोला तो करो एटलीस्ट। यस मैम। ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट एक जो केस है, जो वैसे एग्जाम में आने के चांसेस कम है बट आ भी सकता है, तो इसलिए उसको देख लेते हैं, उसको एन फैक्टर कैसे निकालना है। क्योंकि हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस है। रिडॉक्स का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है और साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रही है, तभी रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या केस होता है हमारे पास, लाइक देखो मेरे पास लेट्स से MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव, इट कन्वर्ट्स टू Mn2 पॉजिटिव। इस रिएक्शन के लिए आपको बोला जाए एम फैक्टर निकालो, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे जब ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जब ये ऐसे डिसोसिएटेबल, तो ऐसे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इस केसेस में हम एम फैक्टर निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे, लाइक Mn ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको नहीं निकालना आता तो देख लो, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लेट कर लो x, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -1। इक्वल में पुट करते हैं जो इस पे ओवरऑल चार्ज है, दैट इज -1, तो कितना आ गया
मतलब यहाँ चार्ज कितना था +7, यहाँ कितना है +2, तो कितना चेंज हुआ, ये पॉइंट यहाँ मैटर करता है कि n फैक्टर इज कि कितना चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर में। तो कितना चेंज हुआ यहाँ पे 7 - 2 5, so oxidation number here in this case is 5। क्लियर? सो ये थोड़ा सा अलग केस है, इस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है, बट इन केस अगर आ जाता है तो आप ऐसे निकालोगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। Molar conductance is lambda m equals to kappa into 1000 by m। आपके सामने एक्सप्रेशन है लैम्डा m का, मोलर कंडक्टेंस का। बताओ अगर मैं इसकी डाइल्यूशन कर दूं उस सॉल्यूशन की, उसमें वाटर ऐड कर दूं, तो क्या लैम्डा m उसका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? मैम बढ़ जाएगी। लैम्डा m बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? मैम वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, जिससे मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बट अगर इसको ऐसे सोचा जाए, हमारे पास क्या है, अगर आपके पास देखा जाए नॉर्मली कंडक्टेंस की बात की जाए, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे हमारे पास, क्या उतनी कंडक्टेंस ज्यादा नहीं होगी? तो जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो डाइल्यूशन से क्या होगा, डाइल्यूशन से तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो जाएंगे? यस मैम। मैथमेटिकली यू आर राइट, मैथमेटिकली सही है, बट इसको अगर फिजिकली ऐसे देखा जाए, इस एक्सप्रेशन को छोड़ के आप किसी चीज में वाटर डाल रहे हो, तो क्या वाटर डालने से उसके आयंस अब उतने ही एरिया में कम आयंस नहीं मिलेंगे, तो क्या उसकी कंडक्टेंस पे डिक्रीज नहीं करेगी? यस मैम। तो वैसे एक्चुअली में आंसर सही है, बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट आता है, इसलिए सारे सारे एस्पेक्ट्स में हम इसको स्टडी करेंगे ताकि कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले तो इसका रीजन लिखो, रीजन नहीं सॉरी आंसर लिखो कि लैम्डा m इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ठीक है, लैम्डा m इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन। रीजन इसका क्या है? देखो मैथमेटिकल रीजन सही है कि हाँ वॉल्यूम इंक्रीज करी तो मोलैरिटी इंक्रीज कर जाएगी, बट अगर आप देखो वी हैव, देखो जो आप बोल रहे हो काशिका उसको देखो, लैम्डा m इक्वल्स टू kappa into 1000, तो चलो कांस्टेंट ही है, मोल पर लीटर। अब देखो वॉल्यूम ना हमने मतलब हम क्या करेंगे, मोल्स हम 1 ही लेंगे, तो यहाँ से इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। इसको किस रिस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है, जो इसका मेजर रीजन है वो सुनो। अगर बात की जाए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक CH3COH, उसने CH3COH की कोई कंडक्टेंस नहीं है। कंडक्टेंस किसकी है? आयंस की। इनकी कंडक्टेंस है, इसकी खुद की तो कोई कंडक्टेंस है नहीं। अब होता क्या है, यहाँ पे हमने इसको आयनिक इक्विलिब्रियम में स्टडी किया है कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। तो अब अगर वाटर इस साइड पे होता है ना, अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर ऐड करो
क्योंकि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल, if we increase the concentration of reactant, reaction will proceed in that direction where this concentration decreases, है ना? तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड? फॉरवर्ड। H2O डालने से रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड में चली गई तो अब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हमें आयंस मिलेंगे, ठीक है? तो इसलिए जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। यहाँ वॉल्यूम बढ़ने का फैक्टर आता है, पर यूनिट वॉल्यूम वाला फैक्टर आता है, बट ये चीज उसको कहीं ज्यादा डोमिनेट कर जाती है। तो क्वेश्चन सुनो, आंसर सुनो, बाकी सारी चीजें माइंड से निकाल दो। क्वेश्चन क्या है कि मोलर कंडक्टेंस का डाइल्यूशन से क्या फर्क है? इट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन। रीजन कि अगर वाटर डालोगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, फॉरवर्ड में चला जाएगा तो आयंस हमें मिलेंगे, तो आयंस मिलेंगे तो ज्यादा कंडक्टेंस, ठीक है? अब दिस इज द आंसर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक एसिटिक एसिड हो गया, NH4OH हो गया, इनके लिए। अब अगर मैं आपको NaCl हमारे पास 1 होता है, वो तो ज्यादातर आयंस जैसे हमें पता है कि ये डिसोसिएट होते हैं, यहाँ तो इक्विलिब्रियम वाला केस लेते ही नहीं है। इस केस में बताओ क्या होगा, जब आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? for strong electrolytes, बिकॉज ये केस अब यहाँ खत्म है, क्योंकि उसकी हमें पता है कि ये आंसर और पहले ही डिसोसिएटेड है, वाटर डालते जाओ कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो अब लैम्डा एम का क्या फर्क पड़ेगा, क्या डिफरेंस होगा? मैम डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज कर जाएगी, बट दिस इज आल्सो रॉन्ग। लैम्डा एम चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो हमेशा इंक्रीज करता है। तो इसलिए ना पहले तो आंसर समझ लो, बिकॉज आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आना है, हाँ ऑप्शंस में रीजन भी पूछा जा सकता है कि लैम्डा एम इंक्रीज करता है डाइल्यूशन से, बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रीजन है, क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो रीजन ध्यान से समझना। बेसिकली अगर हम देखें तो हमें यही लगता है कि जो लैम्डा एम है इसके लिए वो डिक्रीज कर जाना चाहिए, बट आंसर इसका यही है। रीजन सुनो, अब थोड़ा सा ना कि किसी थ्योरी पे बेस्ड है, तो मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ, थ्योरी को समझ लेना इसको, मतलब बिकॉज आपको सिर्फ इसी का आंसर चाहिए, वो थ्योरी आपके सिलेबस में लिए क्या है। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, जब इसके ऊपर रिसर्च, मतलब जब इसके ऊपर लाइक इसको ऑब्जर्व किया गया, इसकी कंडक्टेंस निकाली गई, इसको सारा कुछ जब इसके लिए फाइंड आउट किया गया, NaCl, MgCl2, AlCl3 जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके बारे में एक रिसर्च में ये देखा गया कि अगर NaCl किसी बीकर में आपने डाला, उसमें वाटर डाला, लाइक अगर NaCl की को आप वाटर में डाल रहे हो, ये किसमें डिसोसिएट हो जाता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, है ना? अब एक पॉइंट है कि कब होगा, ये हम हमेशा पढ़ते हैं कि ठीक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaOH है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फटाफट डिसोसिएट हो जाएगा, HCl है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फटाफट डिसोसिएट हो जाएगा। फटाफट मतलब जल्दी, मतलब कितना जल्दी, पॉइंट ये है कि कितनी जल्दी होगा। ये रिसर्च में देखा गया कि NaCl इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैसे बनता है, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है Cl को, ये भी स्टेबल वो भी स्टेबल, ऐसे ही बनते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही NaCl की फॉर्मेशन होती है वाटर के अंदर, जैसे ही आपने NaCl डाला, विद इन लाइक 10⁻⁻⁶ सेकंड से भी कम टाइम में वो इसमें डिसोसिएट हो जाता है।
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, लाइक यू कैन से कि विद इन नो टाइम डाला एंड इट्स डिसोसिएटेड, ठीक है। तो मतलब ये सारे इसी फॉर्म्स में है, तो यहाँ पे अब वो अल्फा वाला कंसेप्ट तो खत्म। यहाँ पे जो मेन पॉइंट देखा गया उस स्टडी में कि ठीक है इसको डिसोसिएट किया, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही है, बट क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। हमें ये पता है ना कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है। तो अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके Cl नेगेटिव तो नहीं बनेगा, ये NaCl तो नहीं बनेगा इसका, बट स्टिल ऐसे रहेगा कि एक Na पॉजिटिव है ना, वो अपने आसपास Cl नेगेटिव का क्लाउड बना लेगा, ठीक है। एक Na पॉजिटिव के आसपास Cl नेगेटिव है, एक Cl नेगेटिव के पास बहुत सारे Na पॉजिटिव है, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। तो अब चाहे ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, 100% डिसोसिएशन है, बट स्टिल देयर इज अ पॉइंट कि ये जो एक दूसरे को बाइंड करके रखे हुए हैं, चाहे आयनिक बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सही, फोर्स तो है ना, आयन अगर फ्री टू मूव है तो कंडक्ट करेगा, बट इट इज नॉट फ्री टू मूव, चाहे डिसोसिएट हो चुका है, इसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, बट बीच में अट्रैक्शंस तो है, तो these ions are not free to move due to this ion, these ions are not free to move due to this ion। तो इस वजह से जब हमने डाला उसके अंदर वाटर, उस बीकर के अंदर जैसे ही हमने वाटर डाला, डाइल्यूशन हुई, तो क्या होता है हमारे पास, अब इन आयंस के बीच में बहुत सारा वाटर है, ठीक है, जब ये इतनी दूर दूर बढ़े हैं, एक यहाँ बढ़े एक यहाँ बढ़े, फिर कहाँ से अट्रैक्शन होगी, फिर कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, एंड नाउ दीज टू आर फ्री टू मूव, दैट्स द रीजन जो लैम्डा m है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ओके, अब आया रीजन समझ में, ठीक है। हम Cl के अराउंड Na के चार्जेस दूर दूर पड़े हैं, हम Cl के अराउंड Na के चार्जेस, जो मैंने यहाँ पे बनाया, यस मैम, ये ऊपर वाला Cl नेगेटिव वाला, I'm just trying to explain, Na पॉजिटिव के आसपास Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव के आसपास Na पॉजिटिव है, सेम डिस्टेंस, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, until मतलब तब तक सेम है जब तक हमने इसके अंदर डायलेक्शन नहीं की, जैसे ही हम इसके अंदर वाटर डालते हैं तो अब ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। ओके, ओके मैम, ठीक है, तो डाइल्यूशन के बाद जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, सो दीज टू आर फ्री टू मूव, और अगर ये फ्री टू मूव है तो ये क्या कर सकते हैं, इजीली हमारे पास कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, सो रीजन आपके पास अगर इसका एक लाइन में रीजन आए, लेट्स सपोज हमारे पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लैम्डा m क्या करता है डाइल्यूशन के साथ, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, तो पहले तो हम रीजन लिखेंगे इंक्रीज होता है। अब व्हाट इज द रीजन, अगर रीजन का क्वेश्चन आएगा तो व्हेन वी ऐड वाटर, तो ये जो डबलेट्स बने होते हैं ना, इनकी डबलेट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, वैसे पूरा क्लाउड भी बना होता है, तो जो इनके पेयर्स बने होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो वी कैन से कि जो इनके बीच में कूलम्बिक फोर्सेस है, रीजन लिख लो इसका, लाइक लैंग्वेज में कि एग्जाम में कैसे आएगा, कूलम्बिक forces between the charges break, between the charges break, so that's the reason, clear? Then तो अब आपको सारा कुछ दोनों केसेस पता है, तो दोनों का अलग केस तो है नहीं, ग्राफ तो दोनों का सेम ही बनेगा। अब मुझे ग्राफ बताओ कौन सा ग्राफ सही है,
बताओ दोनों में से कौन सा ग्राफ सही है, फर्स्ट और सेकंड? ये ऐसा नहीं, ब्रेक नहीं है, ऐसे आ जाएगा। कौन सा? फर्स्ट। फर्स्ट। क्यों? क्योंकि लैम्डा एम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन। मैंने नीचे वाले एक्सिस पे क्या लिखा है? डाइल्यूशन लिखा है, कंसंट्रेशन लिखा है? कंसंट्रेशन। ये है, देखो किसी भी बुक को उठा के देखो, डाइल्यूशन के साथ कभी ग्राफ नहीं होता, बिकॉज कंसंट्रेशन हमारे हाथ में है। हम कभी भी, अगर आपको एग्जाम में लाइक अगर आप लैब में करते हो, आपको बोला जाए 0.1 मोलर सॉल्यूशन से 0.01 मोलर सॉल्यूशन बना दो, तो आपको कंसंट्रेशन बताइए, इससे इतनी कंसंट्रेशन कर दो, कितना डाइल्यूट करना है वो आप मैथमेटिकली निकाल लोगे, बट कभी भी हम ग्राफ डाइल्यूशन के बीच में नहीं प्लॉट करते, ठीक है? तो ये पॉइंट हमेशा जहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, अभी आपका देखो एक माइंड सेट हो गया कि ठीक है, हमने डाइल्यूशन के विद रिस्पेक्ट टू पढ़ा, लैम्डा डाइल्यूशन करेंगे तो इंक्रीज, बट डाइल्यूशन तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि जिधर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है इधर डाइल्यूशन इंक्रीज हो रही है, तो इसका करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला। दिस पॉइंट क्लियर कि कंसंट्रेशन के साथ नहीं, हमें डाइल्यूशन के साथ रिलेशन पता है इसका। संजी बोलो, कुछ बोल रहे हो? मैम सपोज एमएसक्यू में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर करेक्ट, और उसके अंदर ये मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन का ग्राफ दे रखा है, मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन का ग्राफ दे रखा है, तो मैम हम दोनों में से फिर कंसंट्रेशन वाला सिलेक्ट करेंगे। ऐसा वैसे आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी ग्राफ आएगा, बट हाँ कंसर, क्योंकि आप कभी भी लैब में भी देखो डाइल्यूशन कभी निकालते नहीं है, डाइल्यूशन निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें स्ट्रेंथ वाली वैल्यूज नहीं पता, क्वेश्चन कंसंट्रेशन में ही आएगा। इन केस अगर डाइल्यूशन में आ गया एमएसक्यू टाइप तो टिक कर देना, बट लाइक आई एम 100% श्योर कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिकॉज डाइल्यूशन देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना, अब मैं आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दे दूं, लाइक लेट्स सपोज मुझे आपको लैम्डा एम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, मैं बोलूंगी कापा ले लो इतना, मोलारिटी ले लो इतनी, निकाल लो आंसर, बट जब आपके पास क्वेश्चन आईआईटीज में या किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अपनी मर्जी से उठा के नहीं दे देते कि कापा इतना, वो बैठे हैं टीचर चाहिए लिख दो ये लिख दो, जो भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो किसी रिसर्च का रिजल्ट होती है, तो ऐसे रैंडमली नहीं उठाएंगे तो डाइल्यूशन नहीं आएगा, डोंट वरी, ओके? आ जाएगा तो क्लिक कर देना, बट वैसे आएगा। अब ये हो गया, ठीक है? यहाँ अब एक पॉइंट मार्क करना, ये मैंने आपको ग्राफ बता दिया, एक थ्योरी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, दैट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड, उसका बेसिक मैंने आपको बता दिया वही है, बट उस थ्योरी से ना एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, देखो सिर्फ इतना लिख लो, Debye-Huckel theory for strong electrolyte. Debye-Huckel theory for strong electrolyte. ये थ्योरी ही थी जो मैंने आपको अभी समझाई थी कि जो क्लाउड बन जाएगा ये वो, उससे आपको सिर्फ एक रिजल्ट लिखना है, वो रिजल्ट क्या है? ठीक है, इसको याद कर लेना, मैं अभी इसको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है। पहली बात तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये वीक के लिए तो वैलिड है ही नहीं, ये आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टेंस, वो हम पढ़ चुके हैं, सी इज द कंडक्टेंस, सी इज द कंसंट्रेशन, सी इज द कंसंट्रेशन, वो हम पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन आपको पता है क्या होती है, लैम्डा एम हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब यहाँ पे दो नई टर्म्स आ रही है, p, p is nothing, it's just Debye-Huckel constant, it is Debye-Huckel constant, ठीक है? लैम्डा एम नॉट है जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो हमें नेक्स्ट आर्टिकल करना है, वो सारा इसी पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैम्डा एम नोट, ये क्या होता है, इसको पहले तो लिख लो, फिर आई विल फिजिकली एक्सप्लेन, मतलब फिजिकली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दैट आई विल एक्सप्लेन। लैम्डा एम इज द मोलर कंडक्टेंस, it is the molar conductance at infinite dilution,
एक बार लिख लो जो एक पॉइंट समझ रहे फिर उसके बाद आई एक्सप्लेन दिस, ओके? ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन लैम्डा एम वर्सेस इसके, तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन स्लोप बताओ उसका क्या होगा? उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? -b minus b and intercept will be lambda m node। ठीक है, अब जो पॉइंट मुझे यहाँ से बताना है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आने के, आपके पास एग्जाम में ग्राफ दिया हुआ है फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम वर्सेस रूट कंसंट्रेशन के बीच में, तो वो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें एक रिलेशन पता है, इस रिलेशन से हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं। बट अगर यही सेम क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो क्या करोगे? तो हमारे पास कोई मेथड नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, और एक्चुअल में जब इसका ग्राफ देखा जाता है ना तो ऐसी स्लोप आती है। तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन ये जरूर आ सकता है कि रूट सी और लैम्डा एम के बीच में ग्राफ अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछा गया तो दिस वन, एंड अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछा गया तो ये वाला, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती, कुछ डेविएशन आ जाती है। Clear? So this can form a question. Question जी। मैम ऊपर जैसे था जब आपने पहले ग्राफ प्लॉट करवाया था मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन का, तब हमने सिर्फ कंसंट्रेशन ली थी और सेम ग्राफ मिला था इनवर्स वाले के इनवर्स में, बट यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन का रूट लिया तब भी सेम ग्राफ मिलेगा। वो ऐसा देखो, उसका क्या है, बिहेवियर सेम आएगा, लाइक जो पैटर्न है वो सेम आएगा। अब होगा क्या, पहले अगर मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू 0.01 0.02 ले रही थी तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। वो तो देखो उस चीज का डिफरेंस तभी पड़ता है जब हम अपनी खुद से ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करने हो ना हमें, तब फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम इसका नेचर देख लिए तो नेचर दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, ओके मैम, यस मैम। वो इस पे इतना कुछ नहीं, ये वैल्यूज हम प्लॉट नहीं करते, हमें सिर्फ उसका एक स्लोप चाहिए कि कैसा आएगा। ठीक है, अब एक टर्म एक्सप्लेन करनी रह गई, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो क्या है? देखो, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दैट इज, अब मैंने आपको एक केस बताया कि हम एक इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर डाइल्यूशन करते जा रहे तो हमारा अल्फा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अल्फा क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ये केस है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो डाइल्यूशन कर रहे हैं तो फोर्सेस ब्रेक होते जा रहे हैं, तो हमारा लैम्डा एम तो इंक्रीज कर रहा है। मतलब रीजन हटा दो अगर मैं बीच में से, तो ये चीज मैं बोल सकती हूँ कि विद डाइल्यूशन लैम्डा एम डिक्रीजेस। लेकिन उसकी भी तो कुछ फिक्स वैल्यू, उसकी भी तो एक लिमिट होगी ना कि कब तक होगा वो। ठीक है, 1 लीटर से 2 लीटर कर दिया, 3 लीटर कर दिया, 4 लीटर कर दिया, बढ़ता जा रहा है, कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो पॉइंट कब आएगा कि ठीक है अब सारे के सारे डिसोसिएट हो गए, उसके बाद जितना मर्जी वाटर डालते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में सारे के सारे जो फोर्सेस है वो ब्रेक हो चुके, अब जितना मर्जी वाटर डालते रहो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, है ना। मतलब एक लिमिट तो होगी दोनों केसेस में कि अब ठीक है हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, आफ्टर दिस पॉइंट देयर विल बी नो चेंज इन लैम्डा एम। Okay, so that lambda m value, is molar conductance at infinite dilution। मतलब इसके बाद जितनी मर्जी डाइल्यूशन करते रहो हमारा लैम्डा m कभी चेंज नहीं होगा। Clear? So this is the lambda m node. This is the conductance at infinite dilution. Okay?
क्लियर? चलो आज के लिए लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अभी मेरे को लगा था आज कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी भी थोड़े बहुत काफी टॉपिक्स रहते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर रहता है और ये कोरोजनो रहता है, 2-3 टॉपिक्स है दैट विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो एनी डाउट मैम? एक टेस्ट का क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो, कौन सा क्वेश्चन है? प्रेशर एंड टेम्परेचर पर बेस्ड था। वो जो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 जो सबका ही गलत था, वो नीचे केस वाला हेबर्स प्रोसेस। ओके नहीं, लीच एटलियस हेबर प्रोसेस। यस, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ना अभी फोन नहीं है, एक्चुअली मेरे घर पे आज कोई भी नहीं है, मेरे को दूसरा फोन नहीं मिल पाएगा। आप या तो क्या करूं, मुझे क्वेश्चन बोल दो, ये हो सकता है। हेबर्स प्रोसेस है, it is, please wait, okay, no issue. या फिर वही टेस्ट जो आपका था ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का, एक मिनट वेट करो, आई थिंक मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़ा होगा, मैं लेके आती हूँ। अब वेट करो।